हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु एवं अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सो उदाहरण समझाएं। तो जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे तत्व धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तथा जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे तत्व अधातु कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कारण सहित बताएं कि धातुएं विद्युत की सुचालक और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो धातु के विद्युत का सुचालक होने का कारण यह है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जबकि अधातुओं के विद्युत का कुचालक होने का कारण यह है कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातुओं के इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, इसी कारण अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। तो धातुएं प्राय विद्युत के सुचालक होती है। और दूसरा गुण हो जाएगा कि धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा गुण हो जाएगा कि धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि अधातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। तो अधातुएं प्राय विद्युत के कुचालक होती है, अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं, अधातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता, क्यों? तो यहाँ पे जेड यानी ये जस्ता है CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में विक्रिया करता है तो ZnSO4 यानी कि कॉपर को यह विस्थापित कर देता है। तो इसका कॉपर को विस्थापित करने का कारण यह है कि जस्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है, किंतु जब यहाँ पे जिंक है यानी कि कॉपर जो कि जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है, ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करती है, तो ZnSO4 + Cu यानी कि वह वैसे ही रह जाता है। तो इसका कारण यह है कि कॉपर जस्ता से कम अभिक्रियाशील है। इसका यहाँ पे यह आंसर हो जाएगा और समीकरण भी लिखने के साथ। फिर यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो द्विधर्मी ऑक्साइडों के 2 उदाहरण दें। तो धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वे द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड 2 उदाहरण हैं। फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक, तो यहाँ पे भौतिक गुण के आधार पर, तो धातु एवं अधातु में, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में कोई भी ऐसी चमक नहीं होती है। फिर दूसरा अंतर हो जाएगा कि धातुएं प्राय विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुएं प्राय विद्युत ऋणात्मक होती है। फिर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कि धातुएं प्राय विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं प्राय विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। फिर यहाँ पे चौथा अंतर हो जाएगा कि धातुएं साधारण ताप पर प्राय ठोस होती है, जबकि अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। फिर यहाँ पे 5वां इसका हो जाएगा कि धातुएं अगाध वर्तनीय तथा तन्य होती है, जबकि अधातुएं अगाध वर्तनीय तथा तन्य नहीं होती है। फिर यहाँ पे 6ठा हो जाएगा कि इसका धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। फिर यहाँ पे कि हथौड़ी से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जबकि अधातुओं में ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि हथौड़ी से पीटने पर ये टूटकर चूर हो जाती है। फिर यहाँ पे रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं धातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है पहला अंतर हो जाएगा कि धातुओं के परमाणु धन आयन बनाते हैं, जबकि अधातुओं के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा कि धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
फिर तीसरा हो जाएगा कि धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। फिर यहाँ पे पाँचवा हो जाएगा कि धातुएं अपकारक होती है, जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। फिर यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है। तो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा तांबा, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि धातुओं का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो यह कैसे शोधन इसका किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के एक कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाता है और विलयन में से उतनी शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। विलय अपद्रव्य विलयन में चले जाते हैं, जबकि अविलय अपद्रव्य एनोड के नीचे पेंदी में एकत्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो कि वैद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु का शोधन किया जाता है, ये आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। फिर है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, वैसे किन्हीं 3 अधातुई ऑक्साइडों के नाम लिखे जो अम्लीय होते हैं। जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे 3 अधातु ऑक्साइडों का नाम लिखना है, तो ऑक्साइड का नाम लिख लें। फिर यहाँ पे लिखना है कि जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। फिर ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पे C+O2 या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और जब यह CO2 यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया किया, H2O के साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल बना दिया। यानी कि यह जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है। फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि द्वारा करेंगे। तो अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम फेन प्लवन विधि द्वारा करेंगे, क्योंकि इस विधि में आसान होता है। तो इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क के भारी चूर्ण को जल में से भरे हुए एक टंकी में डालते हैं। तत्पश्चात उस जल में थोड़ा सा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अलोड़ित किया जाता है, यानी कि जल को पूरा मिश्रित किया जाता है। फिर विलय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं और अयस्क के हल्के कण फेन के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं। इस प्रकार द्वारा यानी कि फेन प्लस सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की अयस्कों के निस्तापन एवं भर्जन से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। तो अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, तथा सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना, यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखना है। तो निस्तापन प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन की प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा अंतर हो जाए कि यह निस्तापन है जो कि यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। फिर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की कारण बताएं। सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि सोना और चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं। ये अगाध वर्तनीय तथा तन्य होती है। ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये ऑक्सीजन से इसकी बंधता काफ़ी होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ये लंबे समय तक अपना चमक बनाए रखती है।
इन्हीं कारणों के कारण सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा कि सोडियम धातु को क्रूसीन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ इतनी तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती है। इसी कारण सोडियम धातु को क्रूसीन में डुबा कर रखा जाता है ताकि अचानक कोई दुर्घटना ना हो। फिर यहाँ पे अगला कि एल्युमिनियम के अतिक्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। तो एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ती धातु है। यह ताप एवं ऊष्मा का चालक है, लेकिन ये अति अभिक्रियाशील है। इनमें जंग नहीं लगती। इन्हीं कारणों के कारण एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ पे अगला कि मलिन पड़े तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। तो तांबे के बर्तनों की सतह पर एक हरे रंग की परत बैठ जाती है। हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट होती है जो भास्मिक होती है, तथा नींबू या इमली के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो अम्लीय होता है। और ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन बना देते हैं, जिससे तांबे का हरापन गायब हो जाता है और तांबे का बर्तन है जो कि चमकने लगता है। फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और यह बताएं कि गैसें अक्रियाशील क्यों होती है। तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैस है हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। फिर यहाँ पे अगला नियॉन, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है। फिर यहाँ पे आर्गन, तो इसका परमाणु संख्या 18 होता है, 2, 8 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्रिप्टन, जिसका 36 होता है परमाणु संख्या और इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 8 यहाँ पे इन सब को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। फिर यहाँ पे जेनन है, जिसका परमाणु संख्या 54 होता है, तो इसका 2, 8, 18, 8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर यहाँ पे रेडॉन, तो जिसका परमाणु संख्या 86 होता है यहाँ पे और इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32, 18, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के सेल इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए होते हैं। इसी कारण ये दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने के कारण ये अस्थायी होते हैं। इसीलिए उत्कृष्ट गैसें जो कि अक्रियाशील होती है। फिर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो वह बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है वह रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और यह कैसे बनता है। तो 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन तब बनता है जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो यहाँ पे जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देना है तो यहाँ पे H2 का हाइड्रोजन अणु यानी कि H2 का बनना, तो ये हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। तो यहाँ पे H2 है तो यानी कि H और H ये 2H हो गया और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 था, तो इसके बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है इसके और इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जो ये दोनों आपस में साझा करेगा तो H2 बनाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक है जो 2 हाइड्रोजन से ही इसका पूर्ण हो जाता है, इसीलिए H2 बन गया। फिर यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो HCl बनने की प्रक्रिया, तो तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन तत्व है यहाँ पे इसमें, और इसकी परमाणु संख्या 1 होती है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है।
हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में साझा करेगा तो इसका 2 हाइड्रोजन से अष्टक पूर्ण हो गया हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। और जब ये दोनों आपस में साझा करेंगे तो HCl यहाँ पे बनाएंगे। दूसरा बनाना है CCl4, तो यहाँ पे कार्बन है और दूसरा तत्व है जो कि क्लोरीन है। इसकी कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, जबकि इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इसके बाह्यतम कक्षा में क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन है, इसका 1, 2, 3, 4 है, यानी कि X जो दिया हुआ है यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और यहाँ पे क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये साझा करेगा ये कार्बन का 1-1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा सभी कार्बन का, और एक कार्बन है जो सभी क्लोरीन का 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे CCl4 बना लिया। फिर यहाँ पे तीसरा कि CH4, तो पहला तत्व है वो कार्बन है जिसकी परमाणु संख्या 6 है, यानी 2, 4, और दूसरा हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 है, इसके बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक कार्बन है जिसका 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी ये हाइड्रोजन 4 को है यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन है, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 यानी कि सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है सभी हाइड्रोजन के पास। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा, कार्बन का लेगा 1-1 इलेक्ट्रॉन सब ले लेगा, और फिर ये हाइड्रोजन भी है जो कि अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। तो यहाँ पे CH4 बनेगा। फिर यहाँ पे O2 का बनना, तो यानी कि ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 और 6 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्सीजन के पास, और ये दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास भी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण हो गया, देखिए 2, 4, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये घेरा हुआ है इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 4, 6, 8 यानी कि O2 ये बना लिया। फिर यहाँ पे Cl2, तो तत्व है क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन का, और इसका भी 2, 4, 1, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का लिया, तो ये क्लोरीन भेजिए दूसरे क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ इस दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो एक Cl2 बना लेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक लिखेंगे कि आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा कि आयनिक आयनों के बने होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो उदासीन अणुओं के बने होते हैं। फिर यहाँ पे कि ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, आयनिक यौगिक जो है जो कि ठोस पदार्थ होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक या ठोस या द्रव्य होते हैं। फिर यहाँ पे चौथा इसका गुण हो जाएगा कि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहला इसका विशेषता हो जाएगा कि ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। दूसरा इसका गुण हो जाएगा कि विशेषता कि इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और तीसरा गुण हो जाएगा कि ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। और चौथा गुण हो जाएगा कि ये जल में प्राय विलय किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। फिर यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन कि सहसंयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो सहसंयोजक यौगिक प्राय वाष्पशील द्रव्य या गैस होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। और तीसरा इसका विशेषता हो जाएगा कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
और चौथा इसका हो जाएगा कि सहसंयोजक यौगिक प्रायः जल में अबिल्ले किंतु कार्बनिक विलायकों में बिल्ले होते हैं, यानी कि यह कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। फिर यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या 6, 7, 8 वाले तत्वों की संयोजकता एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 6, 7 और 8 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 हो जाएगा, 7 वाले का 2 और 5 हो जाएगा और 8 वाले का 2 और 6 होगा। तो हम जानते हैं कि 6 परमाणु संख्या कार्बन का है, 7 परमाणु संख्या नाइट्रोजन का है और 8 परमाणु संख्या जो कि ऑक्सीजन का है। तो इसकी संयोजकता यानी कि 6 वाले परमाणु संख्या का इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी और नाइट्रोजन का संयोजकता 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 हो जाएगा। तो कोई भी तत्व इसका लिखना है कि संयोजकता किस प्रकार की और क्यों है। तो ये संयोजकता सभी धन आयन है, ये भी धन आयन है और ये भी धन आयन है, दोनों धन आयन है। तो लिखना है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करता है, यानी कि ये तीनों तत्व है 5, 6, 7, 8, यानी कि इसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यह किसी तत्व से अभिक्रिया करेगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये मांगेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दो, और ये 7 वाला है जो कि यह कहेगा कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन दो, और यह भी कहेगा कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि 8 - 4 करेंगे तो 4 संयोजकता हो जाएगा, 8 - 5 करेंगे तो इसका 3 संयोजकता हो जाएगा और 8 - 2 करेंगे 6 करेंगे तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। तो यह यानी कि इन सब को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये चाहिए। तो ये जब ये कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक हो जाता है। तो इसीलिए ये सभी संयोजकता हैं जो कि ऋणात्मक संयोजकता हैं। क्यों, तो वो आप लोग को बता ही चुके हैं कि क्यों होते हैं। फिर यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन के अष्टक नियम क्या है। एक आयनिक और एक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझाइए। तो किसी भी तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में या सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए तो उसे अष्टक नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि NaCl यह आयनिक यौगिक का है, तो यह आयनिक यौगिक है जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पे NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन 2 तत्व है, जिसकी सोडियम की परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है, और जबकि क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि X जो दिया हुआ है वो इसके इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। इनकी इसके बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन है जो एक से वो इसमें चला जाएगा, तो यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यानी कि ये जो 1 है वो इसमें आ जाएगा तो इसका 8 बन जाएगा और इसका 8 शेष बच जाएगा, यानी कि दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण लेते हैं सहसंयोजक यौगिक का, यानी कि O2 का बनना। तो सहसंयोजक यौगिक है जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पे तत्व है O2, तो यानी कि ऑक्सीजन, जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है पहले ऑक्सीजन के पास, और दूसरा ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा हो रहा है तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले इलेक्ट्रॉन से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यानी कि दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे O2 बन गया। फिर यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की एक तत्व A ऑक्सीजन में जलकर एक आयनिक यौगिक AO बनाता है। यदि यह तत्व क्लोरीन और गंधक के साथ संयोग करे तब किस प्रकार के यौगिक बनेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अतः इसे आयनिक यौगिक बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी।
तभी ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण होगा, यानी कि तब एक ऑक्सीजन में जलकर रासायनिक यौगिक वो बनाता है। इससे यह पता चलता है कि तत्व एक की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ऑक्सीजन के पास माना कि 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये आयनिक यौगिक बनाता है ए होते, यानी कि जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्सीजन को, तो ये ए के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना ये ऑक्सीजन को देगा, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको दे रहा है, तो यहाँ पे ए बन रहा है। फिर है उसके बाद कि जब जस्ता ए के साथ क्लोरीन के साथ संयोग करेगा, जब तत्व ए है वो क्लोरीन के साथ संयोग करेगा तो तत्व ए यानी कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसका 2, 8 और 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यानी कि ए के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यह हमें पता चला यहाँ से। जब ये क्लोरीन के साथ, तो यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है और तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, जबकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है ए के पास, तो यह भी सोचेगा कि हम भी अष्टक पूर्ण करें, तो यह एक क्लोरीन के और साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 7 क्लोरीन इसके पास भी है, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन है जो कि इस क्लोरीन यानी कि दोनों क्लोरीन को एक एक अपना अष्टक पूर्ण कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी कि ACl2 बनाएगा, यह भी आयनिक यौगिक बनेगा। फिर यहाँ पे जब तत्व ए गंधक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जब तत्व ए गंधक के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, यानी कि गंधक को ही सल्फर बोलते हैं, तो जिसकी परमाणु संख्या 16 होती है और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये है जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे AS बनाएगा और यह भी जो बंधन बनेगा वो आयनिक यौगिक बनेगा। फिर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन की वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और कथनांक उच्च होते हैं, किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और कथनांक निम्न होते हैं, ऐसा क्यों? तो वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और कथनांक उच्च होते हैं क्योंकि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युताकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः वैद्युत सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और कथनांक उच्च होते हैं, किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और कथनांक निम्न होने का कारण यह है कि सहसंयोजक यौगिकों के उदासीन अणुओं के बने होते हैं। उदासीन अणुओं के मध्य स्थित अंतरा अणु का आकर्षण बल कम यानी कि बहुत कमजोर होता है, अतः अणुओं को अलग करने के लिए कम ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और कथनांक निम्न होते हैं। फिर यहाँ पे 25 नंबर की क्वेश्चन की जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। तो जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमान एवं जिंक ब्लेड एस्को से किया जाता है। तो कैलेमान से यहाँ पे इस जस्ता धातु प्राप्त करेंगे, तो कैलेमान को पहले निस्तापित कर जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, यानी कि ZnCO3 को यहाँ पे निस्तापित करेंगे तो ZnO प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऊपर उड़ जाएगा, तो यहाँ पे ZnO बचेगा। फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड को जब जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो जस्ता धातु प्राप्त होती है। यहाँ पे ZnO ये जिंक ऑक्साइड है, जब इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे Zn यहाँ पे धातु प्राप्त होती है और CO है जो कि वायुमंडल में चला जाता है। फिर यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन की पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है जिससे पारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। फिर है कि सांद्रित सिनेबार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। से यहाँ पे 2HGS प्लस 3O2 एरो 2HGO प्लस 2SO2 यहाँ पे, तो ये ऊपर चल जाए उड़ जाएगा।
फिर यहाँ पे शेष बचेगा HgO+C। तो यहाँ पे चारकोल के साथ गर्म करेंगे सिनेवायरस को, तो यहाँ पे Hg+CO यानी कि CO है जो कि वायुमंडल में चला जाएगा, बाकी बचेगा Hg, तो यहाँ पे पारा धातु प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या उपाय है? तो धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। तो इसके संक्षारण रोकने का उपाय, तो धातु की सतह पर विद्युत लेप चढ़ाकर, दूसरा धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना, तथा तीसरा रंगाई करके। यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन 3 ही लिखे हैं। फिर यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं? तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अभिक्रित नहीं किए जा सकते क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये कार्बाइड बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अवकरण की क्रिया एल्युमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इस क्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। तो इस विधि का उपयोग कर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 तथा एल्युमिनियम के मिश्रण से प्राप्त द्रवित लोहा द्वारा मशीन के छिद्रों तथा रेल की पटरियों में पड़े दरारों को भरा जाता है। यानी कि इसका उपयोग यह क्या है कि मशीन के छिद्रों में भरा जाता है तथा रेल की पटरियों में जो दरार पड़ जाती है उसमें भरा जाता है। फिर यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखें, इसका शोधन कैसे किया जाता है? तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। तो पृथ्वी की परत से प्राप्त बॉक्साइट में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ रहते हैं। यह पदार्थ अधात्री कहलाते हैं। इन पदार्थों को धातु के शोधन के पहले अयस्कों को दूर किया जाता है। उसके बाद इस बॉक्साइट उसके बाद इससे एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। फिर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद करें। तो पहला, संगठन तत्वों के बीच क्रियाकारी बलों की भिन्नता। तो आयनिक यौगिकों में तत्वों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में तत्वों के बीच कमजोर आकर्षण बल होता है। फिर यहाँ पे दूसरा कि यौगिकों की जल में विलीयता। तो आयनिक यौगिक जल में प्राय विल्य, किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविल्य होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय अविल्य किंतु कार्बनिक यौगिक विलायकों में प्राय विल्य होते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा कि पदार्थों में वैद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिकों में द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर इसका खा नंबर क्वेश्चन की 30 का खा है कि स्पष्ट करें कि निम्नलिखित धातुएं अपने यौगिकों से अवकरण विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। तो धातु M जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो क्रियाशील श्रेणी में जो धातुएं मध्य में स्थित होती है उनके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके धातु में परिणत नहीं किया जा सकता। इसके लिए किसी अपकारक की आवश्यकता होती है। इसमें धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयले के साथ मिलाकर वायु की उपस्थिति में एक भट्ठी में गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो धातु के ऑक्साइड को धातु में अभिक्रित कर देता है। जैसे में यहाँ पे उदाहरण है ZnO, यानी कि इसको जब कार्बन के साथ गर्म यानी कि कोयले के चूर्ण के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे Zn+CO यानी कि यहाँ पे जस्ता धातु प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे Pb और +C यानी कि जब इसको भी कोयले के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे Pb+CO यानी कि CO है जो ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे शेष Pb बचेगा। फिर यहाँ पे Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड को भी जब CO के ऑक्सीजन जब कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तब यह भी लोहा यहाँ पे बनाएगा 2Fe+3CO2।
फिर यहाँ पे दूसरा धातुएं जो एन सक्रियता श्रेणी की ऊपर की ओर है, तो जो धातुएं क्रियता श्रेणी के ऊपरी भाग में है उन धातुओं का निष्कर्षण किसी भी विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। इन धातुओं का द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त किया जाता है, यानी कि 2NaCl, यानी कि इसका सोडियम क्लोराइड का जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पे 2Na+Cl2, यानी कि तब यहाँ पे सोडियम धातु प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड को भी जब यहाँ पे वैद्युत अपघटन करेंगे तो Mg+Cl2 यहाँ पे प्राप्त होगा। ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो जिनको भी यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।